Hello, dears. Good morning. Today, we will discuss your course poem, A Photograph. आज हम आपके कोर्स की एक पोयम फोटोग्राफ को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से बहुत अलर्ट रह के बैठें, बारीकी से समझें। हम इस पोयम में थीमेटिकल और स्ट्रक्चरल बात करेंगे, फिर इसके लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड और इसका अंडरलाइंग मीनिंग और इसके थीम को क्रिटिकल रूप से डिस्कस करेंगे, सो दैट योर ऑल क्वेश्चंस बी आंसर्ड थ्रू दिस डिस्कशन। हम जहां बात कर रहे हैं अ फोटोग्राफ, तो मुझे लग रहा है अ फोटोग्राफ नाम आते ही आपका ध्यान इधर उधर जा रहा होगा। आपको भी कुछ फोटोग्राफ की याद आ रही होगी ना। किस तरह के फोटोग्राफ्स? हैव यू फोटोग्राफ्स? यस, आपके पास भी होंगे। कहीं आपके ट्रिप के फोटोग्राफ होंगे, आपके बचपन के फोटोग्राफ होंगे और आपके कहीं एक्टिविटीज, आपका सोशल एक्टिविटीज है, फैमिली एक्टिविटीज है, इनके आपके पास जो फोटोग्राफ जिसको हम एल्बम कर लेते हैं, तो देखिए किस तरह से हमें आनंद आता, मजा आता है ना आपको। हम सबको यदि हम बचपन की फोटो देखते हैं उसमें तो कैसे लगता है, विश्वास नहीं होता, या फिर उसमें कोई ऐसी इवेंट रही होती है तो वो हमें यादों में ले जाती है। तो बिल्कुल आप समझेंगे अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ यदि मुझसे पूछा जाए कि इसका टाइटल अ फोटोग्राफ के अलावा क्या हो जाए, तो हम कह सकते हैं रिमेम्बरेंस। आप इनको क्या कह सकते हैं? रिमेम्बरेंस, यादें। और किसके द्वारा लिखी गई? सरलई टोल्सन, जो इंग्लैंड की एक फेमस पोइट है। इसका जो राइटिंग है हमारी पोइट की, ये जनरली इको आपका जो सारा बॉन्डेज ऑफ पेरेंट्स, इमोशनल लव एंड इमोशनल थीम्स और डे टू डे अपडेटेड इश्यूज और द थीम में डील करती है। बहुत सारी पोएम्स में इनमें इसी तरह के विषय आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी पोइट्री को यदि हम को रिलेट करते हैं टाइमली, और व्हेन वी कम, जब हम आते हैं तो 1924 में सरलई टोल्सन का जन्म हुआ और इनकी जो डेथ की बात करेंगे तो 1924 में जन्म हुआ, 2018 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब ये क्लियर हुआ आपको। क्या क्लियर हुआ? पोइट्री में, लिटरेचर में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमारा राइटर या पोइट, उसको हम को रिलेट करें विच एरा, विच ट्रेंड, विच मूवमेंट ही और सी बिलोंग्स। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास आया, इसको लेते हैं 2018 में डेथ होना, 1924 में जन्म होना, दैट मीन्स मॉडर्न पोइट। मॉडर्न पोइट और मॉडर्न जो पोइट्री है उसमें मैं आपको अनेकों वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर चुका हूं। और मॉडर्न कंसेप्ट इन पोइट्री में भी मैंने आपका कहा कि मॉडर्न जो पोइट्री थी, इसने क्या किया? स्टाइल, ट्रेंड एंड ट्रेडिशन ऑफ द क्लासिकल एंड कोर्ट पोइट्री, उसको बिल्कुल इसने फॉलो नहीं किया। मॉडर्न पोइट्री क्या थी? मॉडर्न पोइट्री की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले थी क्या? इंटरोगेशन, हर बात पर लॉजिकल तरीके से बात करना, एंड स्पेशली विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड के प्रकाशन के द्वारा, तो बिकॉज वर्ड्सवर्थ प्रूव्ड, एंड नॉट ओनली प्रूव्ड बट प्रोक्लेम्ड, उसने कहा नाइदर मीटर नॉर मैटर important, then what? The important thing is
in poetry, in literature to present. That means presentation is important. और यहां हम बात करेंगे इस कविता की, ये बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट पे चल रही है। आपको स्ट्रक्चरली जब देखेंगे, थीमेटिकली हम जब डील कर रहे हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले बात ये आती है कि ये कब लिखी गई और ये कब प्रकाशित हुई। तो इसको एक अनुमान के साथ ये बोला जाता है कि ये कविता प्रोबेबली नो सर्टेन डॉक्यूमेंट अबाउट राइटिंग और पब्लिकेशन, बट सर्टेन डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट कहा गया 1970 में ये लिखी गई, प्रकाशित भी उसी समय हुई। लेकिन बाद में जाकर हमारे सरलई टोल्सन की कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी, इस तरह की जो कविताओं का कलेक्शन रहा, उसमें ये शामिल की गई। पहली बार उसमें जो शामिल करके उसमें प्रकाशित हुई इस एंथोलॉजी में 1986, ये हमारा रिलेटिंग टू पोइट हुआ। अब आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं कि पोइट्री को थीमेटिक डील करने से पहले, टेक्सुअल डील करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चरल स्टेटस देखना पड़ेगा। और अब जब स्ट्रक्चरल देते हैं तो पोएम में सबसे पहले देखिएगा, पोएम रन्स इन 4 स्टेंजाज। इसके अंदर 4 स्टेंजाज हैं। स्ट्रक्चरली बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरली बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आपको, क्योंकि हम इसको 2 स्तर से बात करेंगे, थीमेटिकल और स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल जब बात कर रहे हैं हम, 4 स्टेंजाज। कितने स्टेंजाज इसमें? 4 स्टेंजाज। कितने स्टेंजाज है बच्चों? 4 स्टेंजाज। ठीक है। अब इसमें बात करिए कि ये कविता कैसी है, तो ये आपकी फ्री वर्स, लिरिक है। लिरिक कैसा है? और लिरिक भी कौन सा है? एलिजिक। एलिजिक लिरिक है, एलिजिक लिरिक है। और इसकी यदि हम बात करते हैं कि इसमें राइम, तो उसको हम बोलेंगे ये फ्री वर्स है, फ्री वर्स। और आपको मालूम है कि मॉडर्न पोइट्री का जो कंसेप्ट है फ्री वर्स का, वो यही पर्पज है कि मीटर और आपका मैटर में नहीं बंद कर, वो ये कोशिश करें उसका ओवरफ्लो ऑफ आइडियाज, ओवरफ्लो ऑफ आइडियाज जो कॉन्शियसनेस उसका है वो एक्सप्रेस हो सके। इसलिए ये आपकी जो है क्या है, फ्री वर्स है। राइम आप निकालेंगे तो अलग अलग जाएगी आपकी। फ्री वर्स में होता है नो बॉन्डिंग और नो बाउंड्री ऑफ मीटर और राइम, ये उसमें नहीं होगी। तो ये आपकी फ्री वर्स है। कितने स्टेंज आए? 4 स्टेंज आए। अब इनको हम 4 स्टेंजाज को भी देते हैं बहुत बारीकी से, चूंकि ये पोयम यदि आपके स्कूल लेवल पे है तो जरूरी नहीं है कि ये स्कूल की पोयम है, ये तो पोयम है। और ये पोयम आपको याद है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे कहीं भी शामिल की जा सकती है। तो ये थ्रू आउट ऑल रिलेटेड टू लिटरेचर उन स्टूडेंट्स की बात है। यदि आपके कोर्स में है तो आपके स्तर से, हम छोटे स्तर से बात कर रहे हैं। लाइंस भी गिने हम, तो हम लाइंस गिनेंगे, ईच स्टेंजा की लाइन गिनेंगे। तो फ्री वर्स होने की वजह से न तो मीटर उसमें रेगुलर होगा, न उसमें लाइन रेगुलर होगी, न उसमें राइम रेगुलर होगी। ओके, तो देखिए पहला जो हमारा स्टेंजा है, उस पहले स्टेंजा में 4 लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 लाइन्स। इसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन्स। और फिर आप देखो 1 2 3 4 लाइन्स। और जब हम कैलकुलेट करेंगे इनको पूरी को, तो ये 19 लाइन की पोएम है। क्लियर बच्चों? बिल्कुल, यहां तक स्ट्रक्चरल इतना लेंगे। स्ट्रक्चरल में लिटरेरी फिगर और आता है। अब चूंकि हम ये ध्यान रखते हैं यहां पर एक्सप्लेन करते समय कि ये किस लेवल का
बच्चा है, किस लेवल पर ये जुड़ी हुई है। तो यदि हम स्कूलिंग लेवल पे बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कूल लेवल पे इतना बहुत बारीकी से आपका इंटरनल इतना जो है नहीं पूछा जाता, फिर भी हम मोटे मोटे तरीके से बात करें तो आपका इसमें जो लिटरेरी फिगर्स है, आपको आता है ना लिटरेरी फिगर निकालना, आपको बहुत जरूरी हो जाता है यदि पोइट्री को पढ़ना हो। ये इस तरह का नॉलेज, लिटरेरी फिगर्स, लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, ये जिस बच्चे के समझ में अच्छी तरह से आता है, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है और अपना व्यू भी लगा सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको, वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट। आपको पोइट्री के द्वारा, पोइट्री के माध्यम से भाषा में ये सिखाया जाता है एप्रोप्रिएटनेस इन लैंग्वेज। एंड वन हु हैज गॉन, और जिसने ये जान लिया उसको समझ जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें आपका मेटाफर प्रयोग हुआ है, मेटाफर, एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, एक आपका एंजाममेंट, आपको याद है ना एंजाममेंट का प्रयोग हुआ है, इसमें आपका एलिट्रेशन प्रयोग हुआ है, एलिट्रेशन, मेटाफर, और इसमें आपका कंट्रास्ट भी यूज हुआ है, ऑक्सीमोरन भी यूज हुआ है, ऑक्सीमोरन ये भी इसमें यूज हुआ है, और भी हम देखेंगे इसमें निकाल लेंगे, वो आपको समझ आएगा। देखिए अ फोटोग्राफ, ये तो क्लियर है कि किसी न किसी याद से, यादों से रिलेटेड इसकी विषय वस्तु है, बिल्कुल। अ फोटोग्राफ, एज सून एज वी अटर अ फोटोग्राफ, दैट मीन्स जस्ट अल्टरनेटिव टाइटल कम रिमेम्बरेंस, यादें। इस कविता में कवियत्री जो है हमारी वो अतीत की यादों में खो जाती है। और बच्चों पोइट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है, यदि पास्ट की स्वीट मेमोरीज है तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब है इसकी जो थीम है वो कैसी है, नॉस्टैल्जिक है। अब हम थीमेटिक बात कर रहे हैं, थीमेटिक नॉस्टैल्जिक है, एलिजिक है। और इन स्टेंजास की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका पहला और दूसरा जो स्टेंजा है थीमेटिकली ये डेस्क्रिप्टिव है, डेस्क्रिप्टिव, इसमें क्या कर रहा है, डेस्क्राइब कर रहा है, राइट। आपका जो थर्ड मीन्स आपका स्टेंजा थर्ड है लेकिन थीमेटिक सेकंड है, और वो कौन सा बना, रेफ्लेक्टिव। ये कौन सा है, रेफ्लेक्टिव, रेफ्लेक्टिव है। और आपका थर्ड जो स्टेंजा है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव। ये क्या है, सब्जेक्टिव, यानी इसमें पर्सनल पोइट आपका अपने दुख को जताता है। तो ऐसा जो रिलेटेड टू पोइट और राइटर जिसमें स्वयं है वो व्हाट टाइप, सब्जेक्टिव, ये हमने लिया। अब आप आइए लाइन टू लाइन बात करते हैं, क्या कह रही है पोइट हमारी इसमें, और कौन सी यादों की बात कर रही है, और उसमें कौन कौन शामिल है, ये हम बात करते हैं। देखिए, शी स्टार्ट्स द कार्डबोर्ड शोज मी, शी सेज, ओपनिंग लाइन सेज, कविता की प्रारंभिक जो लाइन है उसमें कहा गया कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब आप यहीं देख लो, ये आपकी लाइन आपको ऐसा लग रहा नहीं यहाँ खत्म है, लेकिन यहाँ कोई मार्क नहीं है, नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है। क्यों नहीं है, लाइन तो कंप्लीट लग रही है यहाँ, लेकिन थीमेटिक तरीके से इसका जो फ्लो है यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये फ्लो यहाँ इंप्रेशन नहीं आया, और यहां आने के बाद यहां खत्म होती। इसका मतलब है कविता में जब लाइंस एक या दो से अधिक लाइंस बिना किसी पंक्चुएशन के चले और अगली लाइंस में जब पंक्चुएशन आए, ऐसी
सिस्टम को, ऐसी लाइंस को हम एंजाममेंट बोलते हैं, और यहां पर हम एंजाममेंट पाते हैं, राइट। क्या कह रही है? व्हेन द टू गर्ल, दो गर्ल कजिन्स, चचेरी दो बहनें, वेंट पेडलिंग। एक तो हमारा जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड आपका न्यू वर्ड है, मॉडर्न वर्ड है कार्डबोर्ड। क्या कहेंगे कार्डबोर्ड से? इसका इतना सा मतलब है सपोर्टर जो होता है आपका, किसका? किसी यानी फोटो का, उसका सपोर्टिंग। और वो कौन है? कार्डबोर्ड, हार्ड आपका बोर्ड। इससे एक चीज और भी पता लगती है कि ये कविता लिखे जाने तक, कब? 1970, यही रहा ना, वहां तक फोटोग्राफी में ज्यादा जो आज लेटेस्ट जो टेक्निक यूज की जाती है, और नीति सिंपली क्या था, कार्डबोर्ड उस फोटो को सपोर्ट करता हुआ, द कार्डबोर्ड शोज, उस पे जो पिक्चर्स लगी है कार्डबोर्ड, सपोर्टेड बाय कार्डबोर्ड शोज में, इसमें प्रदर्शित होता है, दिखता है। मी कौन है बच्चों? मी पोइट। मी कौन? पोइट। आप नाम भी ले सकते हैं, सर लई टोल्सन, है ना। हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां, कौन थी वो? रिश्ते में कजिन, रिलेशन क्लियर है, टू गर्ल बट इन रिलेशन देवर कजिन्स, कजिन्स वेंट पेडलिंग, जब कहां गई? पेडलिंग। आपका देखो पेडलिंग, पेडलिंग मीन्स क्या होगा? पेडलिंग मीन्स है जब कभी हम किसी इवेंट पर निकलते हैं, किसी ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन स्पेशली यहां पर पेडलिंग का ही मतलब है कि विदाउट फुट, ओके, मीन्स फुटवियर्स। जब छिछले पानी में, पेडलिंग से मतलब शैलो वाटर, बीच, समंदर के किनारे यात्रा पर भ्रमण को जब निकले, तो आपको ये पता लग रहा कहां गई थी वो? पेडलिंग पर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे आप इसको ऐसे समझे तो ये समझ आएगा, ये एक लड़की है, ठीक है, इस लड़की का यह हाथ, इस लड़की का यह हाथ, राइट, और ये और लड़की है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, ये और लड़की है इधर, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है। अब समझ में आ रही है आपको? तो ये जो आपका मिडिल जो है, ये कौन है? मिडिल में ये पोइट्स मदर, पोइट्स मदर, पोइट की माँ, पोइट्स मदर, ठीक है। और ये कौन है? कजिन। ये कौन है? कजिन। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए आएगा, हाउ मेनी गर्ल्स वर इन स्नैपशॉट और द कार्डबोर्ड? तो 3, कितनी है? 3 है। लेकिन आपको लोकेशन बताया, लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ पोइट्स मदर मिडिल, मिडिल में है, मिडिल में है। दोनों क्या कर रखा उन्होंने? इसका हाथ पकड़ रखा है मदर का। कहां दिख रहा है ये? फोटो में, कार्डबोर्ड में, स्नैपशॉट में, फोटोग्राफ में ये नजर आ रहा है। एंड सी द बिग गर्ल। अब आप देखो, सी द बिग गर्ल, और वो सी किसके लिए आया? अंडरस्टैंडेबल है, आप पहुंच गए होंगे बात पर। फॉर पोइट्स मदर, उसकी मां के लिए। द बिग गर्ल, वो उन तीनों लड़कियों में बड़ी लड़की थी, ठीक है।
सम 12 years। अब देखो यहां पर क्लियर किया गया कितनी एज थी पोइट की, माँ की उस समय कितनी एज थी। फोटो में उसकी जो इमेज है, देखिए इमेजरी कैसे घूम रही है। इमेजरी आप इमेजिन करो आपके सामने भी। और यदि आपको याद है किसी सीन और सीनरी को थ्रू इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के द्वारा हमारे सामने लाइव प्रेजेंट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं पोइट्री में? उसको बोलते हैं पोइट्री में पिक्टोरियलिज्म। पिक्टोरियलिज्म, पिक्टोरियलिज्म। यहां पर ये आपके जो इनकी पोजीशन है उसको पिक्चर्स क्यूट किया गया, राइट। बिग गर्ल सम 12 years और सो। अब ये बात और देखो, और सो लगाया ना, तो इसमें ये है इट्स नॉट जस्ट कैलकुलेटेड एज, ओके, बट इट इज प्रोबेबली शी वाज अराउंड 12 years। वो 12 वर्ष की थी उस समय। देखो एंड आपको क्या कहा गया, ऑल थ्री स्टूड स्टील। देखो यहां कितना बढ़िया कहा, ऑल। ऑल किसके लिए आया? 3 गर्ल्स। कौन है ऑल? 3 गर्ल्स, तीनों लड़कियां। स्टूड खड़ी थी उसमें, कैसे? स्टील, बिल्कुल ऐसे चुपचाप, ऐसे विदाउट मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट, ऐसे तीनों। लिटरेरी आप ध्यान देंगे तो आपको याद है ना, स्टूड, स्टील, स्माइल। देखो आपको ये आ रहा है ना, साउंड ऑफ एस, साउंड ऑफ एस, सेम साउंड, ओके। देन इनिशियली द apparent or the earlier syllable or the alphabet sounds, consonant sounds, same sound regarded alliteration। alliteration क्या लाएगा? कैसे खड़ी थी? टू स्माइल। अरे भाई आपको याद है ना, फोटो खिंचाते हो ना आप, है, और आजकल तो आपको याद है सेल्फी का प्रचलन है। सेल्फी ने तो मजे ला दिए भाई। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे सेल्फी है, और कैसे करेंगे? मुंह बनाते हैं ऐसे। आजकल तो मुंह पे ऐसे मुस्कुराते हैं ऐसे। उतने दिनों की ये याद आ रही, स्माइल, खड़ी बिना किसी मोमेंट के, मुस्कुराने की मुद्रा में, थ्रू देयर हेयर। अब आपको ध्यान देना, थ्रू देयर हेयर। ऐसा बारीकी से आपसे पूछा जाता है, विच वर्ड स्टैंड फॉर, ये वर्ड किसके लिए, कौन सा वर्ड। तो आप देखिए यहां देयर यूज हुआ है, ओके। तो आप इतना समझते हैं किसके लिए आया? तीनों लड़कियों के लिए। थ्रू देयर हेयर, क्या? बालों में से चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब है इसका? और बालों में से, अरे भाई हवा चल रही होगी ने समंदर किनारे, लड़कियों के बिखरे बाल उनमें से फॉर द पर्पज ऑफ स्नैपशॉट, फोटो के पर्पज से उन्होंने अपनी पोजीशन ली, और अपने बालों में से उनका मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा था। एक चीज और है, आपका ध्यान जा रहा होगा, हेयर, HIR, हेयर। लड़कियां कितनी? 3। अब लड़कियों के यहां हेयर का मतलब बाल, यही वो ये समझ में, बाल। अरे नहीं भाई, प्लूरल, हेयर का प्लूरल ही होगा। ये हेयर मींस बहुत सारे, ऐसा मत समझना कि इसका यदि आपसे प्लूरल पूछा जाए तो हेयर्स लगा दे, नहीं। देर आर सो मेनी नाउन्स, ऐसी बहुत सारी नाउन्स है जिनका जो रूट वर्ड है उसको रिगार्डिंग नंबर देर इज नो चेंज, उनमें वैसा ही रहता है, राइट। आप समझो, हेयर बालों से। एट द अंकल विद कैमरा, एक पोजीशन हो रहा है आपको, एट द अंकल विद कैमरा।
अंकल जो कैमरे से फोटो ले रहे थे ना, उनकी तरफ वो जो है कैसे चुपचाप मुस्कुराती बालों में से तीनों, जिसमें बीच में कौन खड़ी थी, मेरी माँ। कितनी उम्र थी उसकी, 12 वर्ष के लगभग। मुस्कुरा रही थी अंकल के कैमरे की ओर। अब यह बात ही आ गई, एक तो वर्ड यूज किया भाई इसमें अंकल, और एक प्रकार से कौन हो गया ये, हम तो ये कहेंगे भाई कैमरा मैन होगा। इनके साथ और कोई नहीं था। कैमरामैन जब वो फोटो लेता है, और अंकल प्रोबेबली रेस्पेक्टिव वर्ड है और इसलिए अंकल यूज किया। मुझे नहीं लगता इसमें कि कहीं कोई रिलेटिव वहां उनके साथ था, ये एक फोटोग्राफर हो सकता है। ओके, एंड स्वीट फेस, कैसा? अब ये तो आपके समझ आ ही रहा है कि हम फोटो खिंचाने की मुद्रा में कैसे होता है, फोटो लेने की मुद्रा में, सेल्फी लेने की मुद्रा में, स्वीट फेस। अब ये हाईलाइट कर रहा, फोकस कर रहा उसकी मां का, यानी सुंदर चेहरा। कितनी एज? 12 ईयर्स वाली एज में सुंदर चेहरा। फिर क्या कहा? माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब देखिए आपको क्लियर कर दिया, माई मदर्स, सुंदर चेहरा किसका? उसकी माँ का। मीन्स हाउ ब्यूटीफुल शी वाज एट द एज ऑफ 12, है ना। जैसे आपने कभी कभी होगा, उम्र हमारी धोखा दे देती है। कैसे? किसी एल्बम में आपके बड़े भाई की शादी का एल्बम देख रहे हैं सब लोग, और आपके दो चोटी बनी हुई, एक फ्रॉक, व्हाइट फ्रॉक में एक लड़की सी खड़ी है, तो आप अर्नेस्टली क्या कहते हैं? हु इज सी? आप कहते हैं मम्मी डैडी से, और वो बोलते हैं ओ पगली ये तू है। तो फिर कैसे मजा आता है, हास्य से बिलीव नहीं होता क्या कि ये मैं हूं। क्यों? क्योंकि आपके उस समय का जो चेहरा, उस समय की जो चमक, उस समय का जो सुंदरता, उसमें चेंज आ जाता है। और ये कौन करता है? टाइम। ये कौन करता है? समय। तो उसको बताया गया क्या? मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मेरे जन्म से पहले 12 वर्ष की उम्र में उस फोटो में बहुत सुंदर चेहरा। एंड द सी, अब यहां पर देखिएगा कंट्रास्ट हो रहा है, मदर का सुंदर चेहरा फोटो में, कैसे? कवयित्री के जन्म से पहले, और जो समंदर है जहां पर ये गई थी, क्या? द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। देखिएगा, समंदर जो चेंज मीन्स परिवर्तित, बदला, और यहां वर्ड आया लेस, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप देखेंगे समंदर कौन है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, और यहां मदर कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो यहां कंट्रास्ट वर्ड है, एक तो ह्यूमन वर्ड और एक नेचुरल वर्ड, दो दुनिया है बच्चों। इनमें पोइट हमारी हल्का सा स्लाइटली ये बोलना चाहती है दैट द वर्ड ऑफ ह्यूमन इज चेंजेबल ग्रेजुअली at the feet of time, with the feet of time, with the cruel hand of time, it changes, but there is no chance to change in nature as usual। आप देखो सदियों से पहाड़ खड़े हैं आपके, पेड़ पौधे, नदियां, झरने, इसमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेचर, देखो यहां बताया गया है, वास्ट पर्सोनिफाइड कर दिया, दो ना, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वास माने उनके, किनके? तीनों लड़कियों के, जो पेडलिंग पर गई थी, बीच पर गई थी, समंदर तट पर गई थी, आनंद लेने के लिए, ट्रिप पर गई थी, जो पानी में, पानी के साथ छप छप
नंगे पैर आनंद ले रही थी। समंदर में कोई खास परिवर्तन नहीं था, समंदर उनके पैरों को धो रहा था। अब यहां पर देखिएगा वॉश, आपकी जो क्वालिटी है ना, वॉशिंग कौन करता है? वॉशिंग ह्यूमन। और ये क्वालिटी किसको दे दी? समंदर को। दैट मीन्स ये क्या हुआ? ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया भाई। क्या हो गया? सी हैज बीन पर्सोनिफाइड, सी हैज बीन पर्सोनिफाइड। और क्या कहा जा रहा? देयर, उन लड़कियों के टेरिबली, एक तो आया टेरिबली और एक ट्रांजिएंट फीट। ये क्या है यहाँ पर? टेरिबली ऐसे डिक्शनरी वर्ड लेंगे तो भयंकर, बहुत बुरा, और ट्रांजिएंट का मतलब है अस्थिर, बदलता हुआ, और फीट पैरों को बताया। क्या कहना चाह रहा हूं? हम इन वर्ड्स के माध्यम से तो समझ नहीं पाएंगे। ऑक्सीमोरन आपका यहाँ प्रयोग किया है। यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब है चेंजेबल फीट। आप देखो छोटे बच्चों के रूप में पैर कैसे होंगे? बढ़िया सुर्ख लाल और छोटे। जो जो ग्रोथ होगी तो बड़े हो जाएंगे, बदल जाएंगे, रूप रंग बदल जाएगा, आकार प्रकार बदल जाएगा। तो उसकी तरफ बदलते हुए यानी उनको हाईलाइट करने का प्रयास करें। ये आपका कौन सा पार्ट था? थीमेटिक डेस्क्रिप्टिव पार्ट। मुझे लगता है आपके इंच बाय इंच समझ आ रहा है, और बिल्कुल जिज्ञासा के साथ इंच बाय इंच वर्ड के साथ आप बने रहो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पूरे लास्ट तक बने रहो तो बात समझ में आएगी। आपने यदि उसको पूरा सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी भाई। चलिए देखो हमारा ये है स्टेज अगला। क्या कह रहा है? सम 20-30 years, 20-30 years, 20-30 वर्षों बाद। क्या? लेटर के बाद she would laugh at the snapshot। स्नैपशॉट तो आपको याद है ना? स्नैपशॉट फोटोग्राफ कौन सा? वही वाला, उन तीनों लड़कियों का। उस फोटो में कितनी उम्र थी? 12। और जब उसकी माँ की ग्रोथ बढ़ी, और कितने सालों के बाद? 20-30 वर्षों के बाद। सब वो जब फोटो देखा तो माँ ने क्या कहा होगा? देखो आप, सी वुड लाफ, मुस्कुराएंगे, हंसी, एट द स्नैपशॉट। होता है ना? आपका भी कहीं बचपन का देखना आप, या मैं तो कह रहा हूं यदि आप स्टूडेंट है तो वो वाला फोटो ढूंढना, कहीं नर्सरी वाला, या पहली दूसरी क्लास वाला ढूंढना, है ना? और वो ढूंढना जहाँ पिकनिक गए थे ना आप स्कूल के, उसमें फिर आपको लगेगा ओफो, आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ये मैं हूं, है ना? तो देखो यहां कह रही है वो हंसी, और उसने क्या कहा? एक चीज है, सी देखो बेटी, है ना? बेटी एंड डोली इन्वर्टेड कोमास में बंद है। इसका मतलब है पोइट्री की रनिंग लाइन में यदि इन्वर्टेड कोमा में कोई अन्य लाइन आ जाए या फ्रेज आ जाए, वो उस पोयम की मेन लाइन नहीं होती, वो केवल मात्र उसको समझाने के लिए। आपको याद है, यदि लैंग्वेज ऑफ दिस पोयम, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट टाइप लैंग्वेज ऑफ दिस पोयम इज, कन्वर्सेशनल। कैसी है ये? कन्वर्सेशनल है। लग रहा है ना आपको ऐसे जैसे तो वो बतिया रही है, हमसे बातें कर रही है। कौन? पोइट। जैसे हम सब से वो बतिया रही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और हमारा मैटर है क्या कहा? बेटी एंड डोली, ये दोनों वर्ड है। आप ये बताओ, एक तो वर्ड है आपके पास बेटी, और दूसरा वर्ड है डोली। कौन है ये? वो दो लड़कियां जो उसकी मदर के दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुई थी। एक का नाम क्या है? एक का नाम बेटी, दूसरे का नाम क्या है? डोली। डोली और बेटी। और एक और बात है बच्चों, ये पोइट कहाँ की है? इंग्लैंड की।
और ये पोयम आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप कौन से पाठ्यक्रम में है, इंडिया के स्कूल्स में, है ना। इस पोयम में ये नाम जो मेंशन किए कैसा लगता है आपको, जैसे हमारी दादी कोई कहानी सुना रही हो और वो दादी दो लड़कियों का नाम ले रही हो, बेटी, डॉली। ये तो इंडियन कल्चर में बहुत कॉमन नेम है ना। क्या कह रही, बेटी और डॉली की तरफ उस फोटो में देखकर हंसती, शी वुड से, और फिर कहती क्या, लोक हाउ दे, और देखो हाउ दे, यहां एक वर्ड है दे किसके लिए रेफर हुआ, ये ध्यान रखना। पहले इसको देखो, ड्रेस्ड अस, अस में वापस तीनों लड़कियां आ गई, तीनों की पोशाक, वे कैसे उन्हें सुंदर पोशाक पहनाते थे, कौन, पेरेंट्स, है ना। यहां पर आप देखेंगे उसका जो फोकस है पेरेंट्स की तरफ भी गया, कि छोटी जो अवस्था होती है बच्चों की, स्पेशली लड़कियों की, उस टेंडर एज में पेरेंट्स कितने उनके प्रति इमोशनली जुड़े होते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, उनको कितनी सुंदर पोशाक पहनाई उन्होंने। फॉर द बीच, किसके लिए, बीच पर जाने के लिए, समंदर तट पर जाने के लिए, है ना। द सी हॉलीडे, कहा, हॉलीडेज में। अब आपको सारा, आप भी जाते हो ना हॉलीडेज पर, है ना। जो ही आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में हॉलीडेज की घोषणा होती है, मजा आ जाता, याहू वी विल गो ऑन अ सर्टेन ट्रिप, ऐसा करते हो। तो देखो आपका क्या कह रहा, वॉज हर पास्ट, ये देखो यहां जो सबसे बात है, ये रेफ्लेक्टिव पार्ट है, यहां पर अब क्या है, पोइट जो है नॉस्टैल्जिक हो गई, नॉस्टैल्जिक, शी हैज गॉन इन मेमोरीज। मैं आपको बताऊं, आपके लेवल से मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये एलेजिक जो पोएम है, इसमें कूपर की एक पोएम है, व्हेन आई रिसीव्ड माय मदर्स पिक्चर। आप देखो, कवि जार जार रोता है, अपनी माँ की तस्वीर बड़े दिनों के बाद उसे मिलती है, उसकी मुद्राओं को देख के सामने उस तस्वीर को रखकर कवि यादों में खो जाता है, बचपन की यादों में। और आपको लग रहा कवियत्री इस स्टेंजा में बहुत गंभीर हो गई है, नॉस्टैल्जिक हो गई है, एलेजिक मॉर्नफुल हो गई है, कि ये मेरा यानी अतीत, मधुर अतीत, मेरी माँ का साथ जो छूट गया उसको याद कर रहा है ना। पास्ट माइन इज अर लाफ्टर, ध्यान से, बहुत गहरी लाइन है, मां नहीं रही और अब क्या हो गया, मेरा, मां का अतीत और मेरा भी अतीत, यानी क्या हो गया, लाफ्टर, हंसी, वो मुस्कुराहट क्या हो गई, अब मेरा अतीत बन गई। बोध राई, यहाँ एक वर्ड है राई, अच्छा वर्ड यूज किया है पोइट ने, राई, राई मीन्स सैडेस्ट, दुखी, है ना। बोध राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के लिए लेबर्ड ईज लॉस। यहां देखो लेबर्ड और ईज, आप बताओ, कठिन और ईज वॉक्सीमोरन पर्पस से है, ऑफ लॉस। आप बताओ, किसी अतीत की मधुर यादों में खोकर और उसको सहन करना कितना दुखी कर देता है, वो हमें कितना तोड़ देता है, ये शायद कवियत्री बात कर रही है। अब आप देखो लास्ट स्टेंजा। अच्छा एक और चीज आप देखिएगा, वीडियो बहुत लेंथी होने के वजह से आपको जब थीमेटिक मीनिंग समझ आ जाता है तो हम उसको थोड़ा सा स्पीड दे देते हैं, और आपको ये भी उम्मीद रहती है हमें क्लियर, कि आपको सारा क्लियर कट हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। आप इंच बाय इंच बारीकी से देख लेना, जैसे हमने बताया। नाउ शी हैज बीन डेड,
नियरली एज मेनी ईयर्स, नो मोर नाउ। आपने देखा इस स्टेंजा में पोइट मॉर्नफुल, दिल से गहरे दुख में चली गई है कवयित्री की मां, मदर नो मोर, उसकी मां अब नहीं रही। एज द गर्ल लिव्ड, जैसे वो लड़की के रूप में, उसकी मां को हम उसके चाइल्डहुड ऑफ हर ओन मदर, कैसे हम मनुष्य अवस्थाओं से गुजरते हैं, हर व्यक्ति चाइल्डहुड से गुजरता है, फिर वो एडल्ट्री से, फिर वो मैनहुड से, और फिर वो ओल्डनेस से, एंड देन पास अवे इन द हैंड्स ऑफ क्रूअल टाइम, और समय के निर्दयी हाथों से वो हमसे छीन जाता है। और उसकी सारी एक्टिविटीज जब कभी हम याद करते हैं तो वो हमें रुला देती है। ऊपर की वो पंक्तियां, ए माँ क्या तुझे मालूम है, ए माँ क्या तुझे मालूम है, जिस दिन तू नहीं रही मैं कितना रोया, तेरी दाइयों ने, तेरी नर्सेज ने मुझे धोखा दिया री माँ, ये कहते हुए कि अभी लौट आएगी, यहीं कहीं गई है। बहुत गंभीर आपका यहाँ पर पोइट्री, वेरी हैवी एट द हार्ट। एंड देखिए, एज द गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, क्या कहा मेरे बच्चों, इट्स साइलेंस, साइलेंस पर्सोनिफाइड किया, साइलेंस एंड साइलेंसेस, हमेशा हमेशा के लिए ये शांति शांति में बदल गई। नो चांस टू रिटर्न, एंड नाउ दोज ब्यूटीज, दोज एक्टिविटीज, those laughter, those smilings of a mother now no more. And poet is very heavy at the heart. The message is that the memories, sweet memories, whenever we recall, make us very heavy at the heart. The great message and the bondage of parents, parental love, this poem highlights and focuses. I think you have taken inch by inch, and उम्मीद करता हूं कि आप इसके थीम तक पहुंचे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप एक काम करो यार बच्चों, क्या, यदि आप नए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगली वीडियो लेकर मैं आपको हाजिर होता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।